Assalamualaikum. Cpec Time के एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ यासिर रहमान और मेरे साथ हैं आरू। Welcome to the Cpec Time. My name is Aru. बगैर कोई बर्दाश्त किए Cpec के हवाले से बहुत सी ऐसी मालूमात जो आप तक पहुँचानी है और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं Cpec मैन कहलाए जाने वाले मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स प्रोफेसर हसन इकबाल साहब। सर बहुत वंस अगेन बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। Thank you so much for your time. So I want to ask you a question. Cpec is the concept and framework of the projects in all the phases. Cpec तस्वीर शुरुआत के मंसूबों का मरकब है, जबकि इसका ज्यादा जोर बुनियादी ढांचे और तवानाई पर है। दूसरे शोबे को सबसे कुछ डाला जा रहा है, इस पर क्या करेंगे? And the power sector, another sector would to be involved. What do you think about this? मैं समझता हूँ कि ये एक गलत फहमी है कि Cpec में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को जोर दिया जा रहा है या वो उन पर अमल किया जा रहा है। Cpec एक बहुत जामे तस्वर है जिसमें हर नौयत के मंसूबे हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तवानाई भी है, इसमें तालीम भी है, इसमें रोजगार के भी मौके हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं ये पाकिस्तान में तवानाई के मंसूबों के साथ मिलकर रोजगार के मौके पैदा करेंगे, जिससे पाकिस्तान के नौजवानों को बहुत फायदा होगा। साथ ही साथ जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है, हमने उसमें पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे को और जो इलाकाई तरक्की है कि जिसमें वो इलाके जो पसमानदा है उनकी तरक्की को भी इसके अहदाफ में शामिल किया है। इसके साथ हमारी ज़राअत जो एक रीढ़ की हड्डी है मईशत में, उसे जदीद बुनियादों को खड़ा करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, वैल्यू एडिशन करने के लिए, सीड डेवलपमेंट, इरिगेशन की नई टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करने के लिए भी इत्तफाक किया गया। फिर साथ ही साथ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जिसमें सकाफत के ऊपर तबादला हो, आर्ट्स के ऊपर तबादला हो और बिलखसूस तालीम के शोबे में दोनों मुल्कों में ताउन को आगे बढ़ाया। फिल्म फेस्टिवल भी हो रहा है, क्या नाम? जी हाँ, बिल्कुल जी हाँ। करीब में पाकिस्तान की सीट के सामने पर Cpec के असरात क्या होंगे? मैं समझता हूँ कि Cpec का पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की और GDP पे बहुत मुस्बत असर है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क की मईशत में तेजी आ रही है, क्योंकि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं। सीमेंट, स्टील इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर के अंदर बहुत मांग इन्होंने पैदा की है। तो मैं समझता हूँ कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में 2 to 3% GDP ग्रोथ रेट हम इससे इजाफा कर सकते हैं जब Cpec के मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के करंटली अगर 6% है तो ये 8-9% तक हम 2025-30 तक इंशाल्लाह इसके नतीजे में जाते हैं। आपने 2025 की बात की, तो आपका जो विजन है 2025 और BRI, ये दोनों का अगर आप इकट्ठा करें तो किस हद तक दोनों में मुमासलत है? क्योंकि ये दोनों जो है मंसूबे, इनमें बड़ी कदर मुश्तरक है। हमारा जो विजन 2025 है वो तो पाकिस्तान की तरक्की का जामे तस्वर है, उसके 7 पिलर्स हैं और उसका जो 7th पिलर है वो रीजनल कनेक्टिविटी पे फोकस करता है, यहाँ पे भी हो रहा है जी। और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो भी रीजनल कनेक्टिविटी का मंसूबा है। तो लिहाजा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और हमारा 7th पिलर ऑफ विजन 2025 वो बिल्कुल ओवरलैप करते हैं। इसलिए दोनों मुल्कों का मंसूबा, इसमें ये तासुर कहना है कि चीन का मंसूबा हमने अपना लिया, ये भी गलत है। ये कहना है कि चीन ने हमारा कोई मंसूबा अपना लिया, वो भी गलत है। ये दोनों का मुश्तरका मंसूबा और इसीलिए इसकी यही ब्यूटी है कि इट इज ए विन विन, दोनों मुल्कों के मफाद में है और दोनों मुल्कों का जो रवायती भाईचारा है और जो दोस्ती है वो इसको कहा जा रहा है। जैसे कुछ मीडिया की जाने से कि कोई ईस्ट इंडिया कंपनी मॉडल जो है फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि आपने ये देखा कि हमारे हमसाया मुल्क का एक जासूस भी पकड़ा गया जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि Cpec को नाकाम बनाना है तकरीबकारी के जरिए और प्रोपेगेंडा के जरिए। तो कुछ ऐसे हल्के हैं कि जो मुसलसल Cpec के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं ताकि पाकिस्तान में इबहम पैदा किया जाए। Cpec और पाकिस्तान और चीन Cpec के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं कि इनकी जो रवायती दोस्ती है मजीद मजबूत होगी। जब Cpec नहीं था तो चीन पाकिस्तान का सबसे गहरा दोस्त था। तो क्या ख्याल है कि Cpec के नतीजे में अरबों डॉलर लगा के वो पाकिस्तान में विलन तो नहीं बनना चाहेंगे, वो तो मजीद दोस्ती को मजबूत करना चाहेंगे। बहुत समझने की जरूरत है। आप ये देखिए कि तारीख में आप दुनिया की हर कौम की तारीख उठाइए,
اس میں امریکہ کی اٹھا لیں، برطانیہ کی، فرانس کی، جرمنی کی، اسپین کی، ہالینڈ کی، ترکی کی، عربوں کی، کسی قوم کی تاریخ اٹھا لیں، جب بھی انہیں طاقت ملی ہے انہوں نے فتوحات کی ہیں. ٹھیک. چین کی کئی ہزار سال میں کوئی تاریخ میں مثال نہیں کہ جب ان کے پاس طاقت تھی انہوں نے فتوحات کی یا کالونیز بنائی. ٹھیک ہے. تو ایسٹ انڈیا کمپنی ان کے ڈی این اے میں نہیں ہے، اور چین اور پاکستان کا تعلق اعتماد کا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، شیئرڈ ویلیوز اور شیئرڈ ویژن کے اوپر ہے. تو اس لیے یہ جو بکرات سکرات ہر وقت منفی سوچ ہمیں بتاتے ہیں، یہ پاکستان کے ہمدرد نہیں ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کو بلا وجہ اس کے سب سے دوست ملک، اس کے سب سے پائیدار دوست ملک کے خلاف ورگلانے کے نتیجے میں ملک کی خیرخواہی نہیں کرتے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. چین تو ہمارے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے اور اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ جو مشکل کا دوست ہے وہ ہی دراصل حقیقی دوست ہے. کیا سی پیک سے پاکستان کے تمام علاقے اور معاشرے کے مختلف حصے برابر استفاد ہوں؟ آئی تھنک اس میں پاکستان کے تمام جو علاقے ہیں، پاکستان کے تمام صوبے ہیں، ان کی شمولیت ہے اور وہ سب اس سے بے انتہا فائدہ اٹھائیں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پرجوش ہیں. سی پیک کے نتیجے میں جو انفراسٹرکچر بن رہا ہے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں کو جوڑ رہا ہے، بالخصوص جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں ان کو ترقی کے علاقوں سے جوڑ رہا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی ہم نے جو پچھلی JCC میٹنگ تھی اس میں ایک پروجیکٹ منظور کیا جو کہ میرپور سے مظفر آباد اور مانسہرہ کا لنک اسٹیبلش کرے گا. تو یہ آپ دیکھیے جو ہمارا شمال مشرقی علاقہ ہے وہ قراقرم ہائی وے اور سی پیک روٹ سے منسلک ہو جائے گا. اسی طرح ایک اور روٹ ہے جو کہ گلگت سے چترال سے چک بڑا آئے گا، یہ شمال مغربی سائڈ کو اس سے جوڑ دے گا سی پیک کے ساتھ. پھر اسی طرح ایک ہمارا بلوچستان کا منصوبہ ہے کہ جو نوکھنڈی سے لے کے پنجگور تک آئے گا، وہ ادھر بلوچستان کے اندر ان کا جو ویسٹرن ایریا ہے اس کو جوڑ دے گا. اسی طرح ہماری اگر آپ سندھ کے اندر دیکھیے تو ان کی جو کیٹی بندر کا منصوبہ بڑا درینہ ان کا مطالبہ تھا اسے چلایا جائے، وہ اس میں شامل ہو گیا. تو مختلف صوبوں کے منصوبے ہیں جو اس میں شامل کیے گئے ہیں. اسی طرح ٹاٹا کے اندر انڈسٹریل زون بن رہا ہے اور دیگر منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں. تو پاکستان کے ہر علاقے کو اس میں شمولیت کے مواقع ہیں اور ترقی کے جو ثمرات ہیں وہ ہر کسی تک پہنچیں گے انشاءاللہ. سی پیک کے تناظر اور مقامی صنعت کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ سی پیک جو ہے یہ پاکستان کے انڈسٹریلسٹ کو موقع دیتا ہے کہ یہ چین کے بزنس کے ساتھ مل کر اپنے لیے بڑا پلیٹ فارم بنائیں اور پاکستان کو جو ریجنل اور گلوبل سپلائی چینز ہیں ان کے ساتھ وابستہ کریں. چین ایک بڑی معیشت ہونے کے لحاظ سے جو دنیا کی سپلائی چینز ہیں ان میں بہت ویل انٹرینچڈ ہے. تو جب ہم انڈسٹریل کوآپریشن کریں گے تو پاکستانی بزنس مین کو یہ موقع ملے گا کہ وہ بھی چین کے ساتھ مل کر اپنی ہمارا بزنس مین یہ کہتا ہے کہ شاید ہم کاسٹ کمپیٹیٹو نہیں رہیں گے، وہاں پہ ان کو کاسٹ کمپیٹیٹونیس ہوگی، پھر جو ایسی چیز ہیں اس میں زیادہ موقع جو ہے وہ چائنیز کے شاید کو ملے گا. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز پہ شک کرنے کی بجائے ہمیں اس کے امکانات دیکھنے چاہیے. چین سے آج ری لوکیشن کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے نہیں ہو رہی، برما میں، ویتنام میں، کمبوڈیا میں، ایتھوپیا میں. چین کی 1980 میں فی کس آمدنی $200 تھی، ہماری 1980 میں فی کس آمدنی $300 تھی، زیادہ تھی. آج چین کی فی کس آمدنی $8,000 سے اوپر چلی گئی ہے، ہماری بدستور تقریباً $1,600 کے قریب ہے. لہٰذا اس سے کیا ثابت ہوا کہ چین کی پیداواری لاگت بہت بڑھ چکی ہے اور لوگوں کی کیپیسٹی بڑھ گئی، وہاں پہ جو ویجز ہیں ان میں بہت اضافہ ہو گیا ہے. تو وہ انڈسٹری جو لیبر انٹینسو ہے، وہ انڈسٹری کے جس میں انہیں چیپ لیبر ایڈوانٹیج تھی وہ ختم ہو گئی ہے. لہٰذا اب وہ ساری لیبر انٹینسو انڈسٹری کو ان جگہوں پہ شفٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ابھی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس یا لیبر کاسٹ جو ہے وہ کم ہے. تو اس حوالے سے پاکستان میں بھی یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہماری ابھی جو کاسٹ آف لیبر ہے بہت کم ہے اور ہم ایک اچھی لوکیشن پہ ہیں، سی پیک کے روٹ کے اوپر ہیں.
تو اس वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 85 मिलियन या 8.5 करोड़ जॉब्स हैं जो चीन से मुख्तलिफ ममालिक की तरफ मुंतकिल हो रही हैं। अब ये हमारा एक इम्तिहान है कि हम कितना असर ले पाते हैं, हमें प्रोडक्ट। दूसरी बात यह है कि देखिए हम चीन की एक्सपोर्ट्स को तो देखते हैं, वो क्यों है? इसलिए कि चीन ने कम पैदावारी लागत के साथ मसनूआत को बनाने की सलाहियत हासिल कर ली। चीन का सरप्लस इंडिया के साथ भी है, वहाँ $55 अरब का सरप्लस है, लेकिन इंडिया में तो कोई नहीं कहता कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। इसी तरह अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, हर मईशत के साथ उनका सरप्लस एक अपनी लो कॉस्ट प्रोडक्शन की साइंस हासिल कर ली। लेकिन देयर इज अनदर साइड, जहाँ चीन इतनी बड़ी एक्सपोर्ट करता है, $1 ट्रिलियन से ज्यादा इंपोर्ट भी करता है। तो हमारे बिजनेसमैन ने कभी ये नहीं सोचा कि अगर हम चीन की $1 ट्रिलियन में से कोई 10, 20, 40 अरब डॉलर का बिजनेस एक्सपोर्ट पाकिस्तान से ले जाएं, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे बिजनेसमैन को एक्सपोर्ट देने की जरूरत है अभी, ताकि वो चाइना की मार्केट। जी, मैं समझता हूँ कि हम रवायती तौर पर हमारे बिजनेस का रुख यूरोप और शुमाली अमेरिका की तरफ रहा, जो कि हमारे टेक्सटाइल की बड़ी मार्केट्स थी। तो हमने कुछ लैंग्वेज बैरियर भी था, उसकी वजह से हमारे बिजनेसमैन ने चीन की तरफ रुख नहीं किया, जबकि पूरी दुनिया चीन की तरफ जा रही थी। तो अब ये बैरियर्स खुल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अब ये हमारे बिजनेसमैन को एहसास हो रहा है, उनके डेलीगेशन जा रहे हैं और हमें भी चीन के अंदर जाके मौके तलाश करने चाहिए, क्योंकि जो खैर सगाली है दोनों ममालिक की, इसमें हमारा बिजनेसमैन बहुत फ्लरिश कर सकता है। तो इसी तरह जो चीन से इंडस्ट्री रीलोकेट हो रही है, उसमें ज्वाइंट वेंचर करके ये चीन से सरमायाकारी ले सकते हैं, चीन से टेक्नोलॉजी यहाँ पर फैसिलिटेट कर रहे हैं। हम इसमें काफी उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनके चेंबर के लेवल पे डेलीगेशन स्पॉन्सर कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ अरसे में FPCCI का एक डेलीगेशन गया, वहाँ पर केमिकल इंडस्ट्री का डेलीगेशन गया वाले बड़े परेशान। और इसके साथ शायद हम कॉस्ट कंपैरेटिव नहीं रहेंगे जब ये ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि इन्हें भी हमें किसी भी दुनिया के अंदर जो इकोनॉमी है वो अब प्रोटेक्शन के साथ नहीं चल सकती, हमें इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए गेयर करना है। आज दुनिया में कामयाबी सिर्फ उसके पास है जो कंपेटिटिव है, और कंपेटिटिव कौन है? जिसके पास प्रोडक्टिविटी है, जिसके पास क्वालिटी है, जिसके पास इनोवेशन है, और वो अपने अंदर कंपटीशन की सलाहियत पैदा करे। क्योंकि अब आप दुनिया में प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। आज ऐसी रजीम्स हैं कि अगर आप कोई भी प्रोटेक्शन अपनी इंडस्ट्री को देंगे तो WTO की पकड़ में आ जाएंगे। तो हमारी इंडस्ट्री को भी अब एफिशिएंसी की तरफ आने की जरूरत है। एनर्जी का मसला बड़ी हद तक हल हो गया है, और एंटरप्राइज की जरूरत है कि आप दुनिया में घूमें, मार्केट्स तलाश करें, अपनी मसनूआत दुनिया की मांग के मुताबिक बनाएं। ये नहीं है कि अगर आपने एक चीज बना ली है तो क्या जी मैं ये बनाता हूँ तो इसी को खरीदो। तो हमारे, मैं समझता हूँ कि अब एक CPEC के तहत हमने बिजनेस स्कूल्स का कंसोर्शियम बनाया। 5 पाकिस्तान के बिजनेस स्कूल हैं, 5 चाइना के हैं। इसका भी मकसद ये है कि ये मिलकर दोनों ममालिक के बिजनेस हाउसेज को, दोनों ममालिक के बिजनेस लीडर्स को ज्यादा से ज्यादा मालूमात दें, जानकारी दें और रिसर्च पैदा करें, जिससे हम एक दूसरे की मार्केट्स को बेहतर समझें। What measures have been adopted for environment? सतह के तनाज़ुर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम लिए गए हैं, जो कि अक़वाम आलम और पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला है? Internationally as well as in Pakistan. ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, इसलिए कि बहुत से लोग इस हवाले से भी बदगुमानी फैलाते हैं कि जैसे कि CPEC के जो कोयले के मंसूबे हैं उनसे आलूदगी फैलेगी। जितने भी कोयले के मंसूबे हैं ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं, जिसे सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कहा जाता है, और ये बहुत सेफ टेक्नोलॉजी है। और हर प्रोजेक्ट जो CPEC का, चाहे वो तवानाई का है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी के बगैर मंजूर नहीं होता। लिहाजा हर मंसूबे को एनवायरमेंट या माहौल के हवाले से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं, उस पर खुद को जस्टिफाई करना पड़ता है। तो हम इस बात की खसूसी तौर पर तवज्जो से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी किसी भी प्रोजेक्ट के एनवायरमेंट के ऊपर मनफी असरात ना हो, और उसके जो सेफ गार्ड्स हैं वो तमाम प्रोजेक्ट्स में शामिल किए जाएं। Sure. What safeguards or the measures have been? पाकिस्तान की तरफ से CPEC को आलमी मुखालिफ कुव्वतों से बचाने के लिए क्या हिफाजती तदाबीर अपनाई गई? Coordinate international players. देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया को वाज़ेह करें कि CPEC किसी के खिलाफ साजिश नहीं है। CPEC किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी मंसूबा नहीं है। ये एक तिजारती
اور کنیکٹیوٹی کا منصوبہ ہے. اس کا مقصد پاکستان اور چین کے درمیانی تجارت کو فروغ دینا نہیں بلکہ پورے جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا، چین کو جوڑنا ہے تاکہ یہ 3 ارب کی آبادی جو ہے ایک مشترکہ یا ایک انٹیگریٹڈ مارکیٹ بن جائے. اور اسی میں ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ پاکستان اس کے سینٹر میں ہے اور وہ ایک ہب بن سکتا ہے ٹریڈ کامرس کا. تو اس لیے ہم نے بلکہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کو بھی، اب وسطی ایشیا کے ممالک بھی اس میں دلچسپی کا اظہار کریں. ہم سب کو دعوت دی ہے اور جو بھی ملک اس میں آ کے سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے ہم نے ان سب کو کہا. انڈیا اس کا نہیں بننا چاہتا ہے منصوبہ ہے خطے کے لیے. انڈیا میں نا ایک نیج جرک ریئیکشن ہے، وہ ایک دم خوفزدہ ہو گئے کہ پتہ نہیں اس سے پاکستان کتنا مضبوط ہو جائے گا اور ایک طاقت کا توازن اقتصادی شعبے میں بدل جائے گا. تو اب خود انڈیا کے اندر ایسے مضمون آنے شروع ہو گئے ہیں جس میں ان کے ماہرین یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ نے بہت نی جرک ریئیکشن کیا، آپ کو اب دوبارہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. سے ہمیں بھی فائدہ ہو سکتا ہے تو ہمیں اس سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں شامل ہونا چاہیے. اور پھر آپ یہ دیکھیے سی پیک کے نتیجے میں پاکستان کو بڑے عرصے کے بعد ایک پازیٹو اکنامک آئیڈینٹی ملی ہے. لوگ ہم سے بھاگنا چاہتے تھے سیکورٹی کی وجہ سے. آج یورپ، امریکہ، مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیا، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم سی پیک میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. تو سی پیک ٹرولی ہے گیم چینجر. Sir, I was surprised that آپ مختلف سطح منصوبوں کی تکمیل اور جاری کام کی رفتار سے مطمئن ہیں. defense project at Cpec. جی میں الحمدللہ بڑا مطمئن ہوں. سی پیک بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور اب تو حقیقت بن چکا ہے. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سی پیک کے توانائی کے منصوبے بجلی فراہم کر رہے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انفراسٹرکچر کے منصوبے اب تیزی سے تکمیل کے مراحل میں آ رہے ہیں. تو یہ اب ایک ریاست میں لوگ دیکھ رہے ہیں اور گوادر میں لوگ تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں اور دیگر منصوبوں کو دیکھ رہے ہیں. تو اب وہ جو ابتدا میں ایک لوگ بلا وجہ سوال اٹھاتے تھے اور ہمارے یہاں ہمیشہ سے اسکیپٹکس کی کمی نہیں رہی ہے، تو وہ الحمدللہ اب ایک نئی امید کے اندر تبدیل ہو رہی ہے. ہونا شروع ہو گئی. بالکل لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی ہم یرغمال ہو گئے یا کوئی اور ہمیں یرغمال بنا لے گا. یہ پاکستان کے فائدے میں ہے، اس سے پاکستان کو تقویت ملی ہے اور باقاعدگی سے ہم اس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں. البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اتنا بڑا منصوبہ جب ہم کر رہے ہیں، ہم پاکستان کو ایک اقتصادی قوم بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں چین سے سبق سیکھنا چاہیے. چین کے جو رہنما جنہوں نے بنیاد رکھی جدید چین کی، ڈینگ زیاؤپنگ، انہوں نے اپنی قوم کو یہی تلقین کی تھی کہ اگر آپ نے دنیا میں آبرو مند ہونا ہے تو اپنی معیشت کو مضبوط کریں اور اس کے لیے محنت کریں اور خوشحالی لے کر آئیں. اور یہ جو نظریاتی بحث ہے اس سے نکلیں. ان کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ ایز لانگ ایز کیٹ کیچز دا مائس اٹ ڈز ناٹ میٹر ویدر اٹ از بلیک اور وائٹ. تو ہمیں بھی ایک اقتصادی نیشن بننا ہے اور اقتصادی قوت بننے کے لیے سیاسی استحکام اور امن بے حد ضروری ہے. چین کا یہی سبق ہے کہ انہوں نے اسٹیبلٹی، ڈیولپمنٹ اور پیس، ان تینوں کو آپس میں بیلنس کیا ہے اور اب اسٹیبلٹی، پیس، ڈیولپمنٹ کے ساتھ انہوں نے ریفارم کو بھی شامل کر دیا. پروفیسر آپ نے پیس کی بات کی، پیس پالیسی جو ہیں وہ خطے میں کافی ہیں اور سی پیک کو لے کر جیسے آپ نے انڈیا کی بات کی، کلبھوشن یادو کی بات کی ہے جو را کے اندر ایک سیل چلایا جا رہا ہے سی پیک کو سبوتاج کرنے کے لیے، اس کی آپ نے بات کی. افغانستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو افغانستان اس کو سی پیک کو کس طرح سے لے رہا ہے؟ ٹرائلیٹرل ٹاکس بھی ہوئی ہیں، کیا افغانستان اس بات کے قائل ہے کہ اس بینڈ ریگن کا حصہ بنے؟ جی دیکھیے، افغانستان کی طرف سے بھی اب مثبت اشارے ہیں. ان کے جو صدر ہیں، ان کے جو سفیر ہیں، وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم سی پیک میں مل کے کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو براہ راست فائدہ پہنچے گا اس سے. اور ہماری کوشش ہے کہ ان کے ساتھ مل کر ہم انفراسٹرکچر کریں. پاکستان اس وقت $500 ملین کے مختلف ترقیاتی منصوبے افغانستان کے اندر کر رہا ہے، جس میں اسکول ہیں، ہاسپٹل ہیں، سڑکیں ہیں، انفراسٹرکچر ہے جس کو ہم وہاں پہ خود بنا رہے ہیں. ایک ڈونیشن کہہ لیجیے یا ایک پاکستان کی کانٹریبیوشن ہے، سگالی ہے پاکستان کی. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں چین، افغانستان، پاکستان مل کر نئے منصوبے کنیکٹیوٹی کے بنا سکتے ہیں. اور ہماری خواہش ہے کہ ہم کابل سے پشاور موٹر وے بنائیں. ہماری خواہش ہے کہ ریل کا بھی منصوبہ والنڈی کوتل سے آگے لے کر جائیں جس سے تجارت آپس میں قریب آئے گی. جب تجارت ہوتی ہے تو امن اور مستحکم اس سے ہو سکتا ہے. Sir, what would be the
आईआरओ इंतखाबात के सीपेक के तहत जारी मंसूबों की रफ्तार पर क्या असरात मुरतब होंगे? On the pace of the progress of the Cpec. देखिए, अब पाकिस्तान 70 साल में दूसरी दफा अपनी 5 साल पार्लियामेंट की मुद्दत करके इंतखाबात की तरफ जा रहा है। ये एक बहुत मुस्बत बात है और मैं उम्मीद करता हूं कि एक पुरअमन इंतखाबी अमल के जरिए इंतकाल इक़्तिदार होगा और मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तानी कौम हमें दोबारा मुंतखब करेगी ताकि जो मनसूबे हमने शुरू किए हैं वो बगैर किसी खलल के मुकम्मल हों। और ये सीपैक का भी मनसूबा और विजन 2025 के मनसूबे जिनके जरिए हम 2025 तक पाकिस्तान को पहली 25 मईशतों में लाना चाहते हैं, ये सफर जो है बगैर किसी इंटरप्शन के जारी रहे, क्योंकि जब भी कोई तब्दीली आती है तो एक जल्क आता है, साल 2 साल नए लोगों को समझने में लगते हैं, तो हम शायद ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि 2018 का पाकिस्तान 2013 से कदरे बेहतर नहीं है। हर शोबे में, तवानाई के शोबे में, मईशत के शोबे में, अमन के शोबे में, तो इसलिए अब हमें इस इस्तेकाम को और तसलसल को यकीनी रखना चाहिए। और मैं उम्मीद रखता हूं कि पाकिस्तान के अवाम अगले इलेक्शन में इस तसलसल को वोट देंगे ताकि किसी इंटरप्शन के बगैर ये तमाम मनसूबे कामयाबी से आगे चलते रहें। आपकी राय में सीपैक बतौर गेम चेंजर पाकिस्तान और खित्ते की आबादी के मुस्तकबिल को किस तरह बदलेगा? मैं समझता हूं कि ये गेम चेंजर इस हवाले से है कि ये इस खित्ते के अंदर जहां पिछले 14-15 साल सिक्योरिटी की वजह से तनाज़ात थे, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आई थी, इसका पोटेंशियल रियलाइज नहीं हो रहा था, तो ये हमें एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ह्यूमन रिसोर्स में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो न सिर्फ इन्वेस्टमेंट फराहम कर रहा है बल्कि जो लिंकेजेस कायम कर रहा है, इससे ये पूरा खित्ता आपस में जुड़ेगा। और जब ये कनेक्टिविटी होगी तो उससे अमन भी यकीनी होगा और खुशहाली भी यकीनी होगी। तो इसलिए ट्रूली इट इज ए गेम चेंजर। अच्छा, आपके पास इंटीरियर मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो भी है। अगर सीपैक सिक्योरिटी को लेकर हम बात करें तो काफी सवालात यकीनन उठाए भी जाते हैं इस हवाले से। कितना मुनज़्ज़म तरीके से आपने इन प्रोजेक्ट्स को और खासतौर पर जो चाइनीज पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं उनको सिक्योर कर रखा है? क्योंकि जो चाइनीज पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो हमारे मेहमान हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की तरक्की में बहुत गरां कदर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाए, हमें उनकी कदर है। इसके लिए हुकूमत ने जहां पुलिस और हमारे दीगर सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके साथ ही 10,000 अफराद पे एक खसूसी दस्ता या सिक्योरिटी फोर्स बनाई है जो कि सिर्फ सीपैक मंसूबों पर और उस पर काम करने वाले चाइनीज की सिक्योरिटी के लिए अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अमन की सूरत को यकीनी तौर पे कायम रखेंगे। अलबत्ता हमारा जो दुश्मन मुल्क है, हमसाया मुल्क है, वो कोशिश करता है, दुश्मन का काम ही है कि कोशिश करना, लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम कमर बस्ता है कि हमने सीपैक को कामयाब करना है। और यही अज़म चीन की क़यादत का है, क्योंकि दोनों ममालिक समझते हैं कि ये मंसूबा उसी तरह तारीख में खड़ा होगा जैसे कि दीवार चीन आज सदियां गुजरने के बावजूद तारीख में खड़ी है और अपनी हैसियत उसने कायम रखी हुई है। तो ये भी एक नई दीवार चीन है जो हम राहदारी की सूरत में खुशहाली के लिए एक खुशहाली का और अमन का कॉरिडोर तामीर करके इस खित्ते के लिए दोनों ममालिक अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ऐसे इकबाल साहब, वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बात और भी तशनगी रह गई है, लेकिन इंशाल्लाह अगली किसी निशिस्त में इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत ही कम्प्रीहेंसिव वे में, बहुत ही डिटेल के साथ चीजों के बारे में बताया और काफी हद तक जो मिसकंसेप्शंस हैं सीपैक को लेकर और सीपैक को के अंदर जो क्लैरिटी यकीन लाने की कोशिश आपकी तरफ से की गई है वो हमारे व्यूअर्स तक पहुंचेगी। वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आज सीपैक टाइम में हमने बात की डिटेल्ड प्रोफेसर हसन इकबाल से, जिनके पास मिनिस्ट्री फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट और रिफॉर्म्स भी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उनका पोर्टफोलियो भी है, कि किस तरह सीपैक प्रोजेक्ट्स जो है कंप्लीट होंगे, किस तरह आम आदमी को, आम पाकिस्तानी को इसका फायदा पहुंचेगा, कब पहुंचेगा और कितना सिक्योर्ड है सीपैक, इसकी सिक्योरिटी, जो भी चैलेंजेस हैं सीपैक को इसके नेबर्स की तरफ से, भारत की तरफ से जिसने एलानिया तौर पे इसकी मुखालिफत की है। और कुलभूषण यादव का जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने खुद ही जिक्र किया कि जब उसे पकड़ा गया तो उसने सीपैक को सबूताज करने के हवाले से अपने इक़दामात का और अपनी सरगर्मियों का न सिर्फ एतराफ़ किया बल्कि उसने ये कहा कि इसके लिए रॉ एक स्पेशलाइज्ड जो सेल जो है वो उसके तहत काम कर रहा है ताकि सीपैक को जो है सबूताज किया जाए। इस पर
हमने बहुत ही डिटेल्ड बात की सीपैक की विशेष पे। यासिर रहमान और अरूर आपसे इजाजत चाहते हैं। आगे किसी विशेष में एक और शख्सियत के साथ जो सीपैक के हवाले से अपनी बहुत ज्यादा इक़दाम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, आप तक लेकर आएंगे और सीपैक के हवाले से ये यकीनी बनाएंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल हो सकें। Welcome back to the Cpec Time. We are very happy today to interview with the Planning Minister, Exchange Barrister, and thanks for his time. He's the key people for the Cpec. Thank you.